जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग जो लेकर आए हैं, आज यूनिट 7 को ही आगे बढ़ाने आया हूँ। जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला टॉपिक में से हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम रक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, कनेक्टिव टिश्यू। एक तरह से जो रक्त है हमारा, जो ब्लड होता है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इस रक्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है, क्या ऐसा है, इसका क्या उपनाम है। तो सबसे पहले इसका उपनाम समझें तो रक्त को शरीर की आंतरिक पर्यावरण का आधार स्तंभ या जीवन का सार या जीवन की नदी या जीव का पेट्रोल भी कहा जाता है। इतने सारे जो उपनाम हैं, ये सारा ध्यान रखने वाली बात है। क्या क्या बताइए जल्दी से। आधार स्तंभ, जीवन का सार, जीवन की नदी, जीव का पेट्रोल भी इसे कहा जाता है। रक्त एक घटक डब्ल्यूबीसी के सुरक्षात्मक कार्य करने के कारण इसे शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे शरीर का क्या कहा जाता है बेटा? पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ें तो जैसा कि इमेज में भी दिखाई दे रहा है, रक्त ब्लड को हम अच्छी तरह से देखें। हीमेटोलॉजी ये क्या है? तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। जबकि रक्त संबंधी अध्ययनों का विशेषज्ञ या अध्ययनकर्ता को व्यक्ति हीमेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। देख पा रहे हैं ब्लड ब्लड के ही और कुछ बातें हम चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस महत्वपूर्ण फैक्ट में से आज हम और चर्चा करने वाले जा रहे हैं दोस्तों, शायद आपको अच्छा लगेगा कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऊतक। जैसे रक्त एक ऊतक है जो एक रक्त कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। ठीक है, रक्त किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू है। एरिथ्रोसाइट्स प्लस ल्यूकोसाइट्स प्लस थ्रोम्बोप्लासाइट्स, इन तीनों चीजों से मिलकर के रक्त बनता है। सबसे मुलायम ऊतक है, मानव शरीर का सबसे मुलायम ऊतक रक्त कहलाता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। एक तरह से रक्त को 4 प्रकार के ऊतक वर्गीकरण में संयोजी ऊतक है श्रेणी में आता है। वास्तव में रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त जो है का द्रव स्वरूप तरलता हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होती है, जिसका निर्माण शरीर की सबसे बड़ी एवं व्यस्ततम रसायन फैक्ट्री लीवर में होता है। समझ में आ रहा है? अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आप जानते हैं बफर विलियन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बफर विलियन की बात करें तो बफर विलियन किसे कहते हैं पहले ये जानिए। रक्त एक प्राकृतिक बफर विलियन है जिसका पीएच 7.4 अर्थात तो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। कोलायरी विलियन क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलायरी विलियन है। फिर असत्य ऊतक क्या है? रक्त एक प्रकार का असत्य ऊतक है क्योंकि संगठक रक्त कोशिकाएं, ठीक है, विभाजन नहीं करती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलते हैं आगे की ओर। क्या क्या बड़ी बात है? बफर विलियन, कोलायरी विलियन, असत्य ऊतक, ये सारा चीजें हमने इसके पहले नहीं पढ़े थे, अब हम क्लियर करते जा रहे हैं। इसके बाद हीमोपाइसिस। जी हाँ दोस्तों, रक्त का, फिर से देखिए, रक्त का प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया एक तरह से हीमोपाइसिस कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझिए इसको। हमने क्या बताया? हीमोपाइसिस, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। स्तनधारियों के कंकाल तंत्र की हड्डियां, अस्थि मज्जा, द्रव से रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। हीमोपाइसिस समझ गए ना? क्या? रक्त निर्माण की प्रक्रिया। अब अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है। एक लाल अस्थि मज्जा जिसको रेड बोन मैरो, और एक आरबीसीएस का निर्माण होता है इसमें, और एक पीला अस्थि मज्जा येलो मैरो जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो बोन मैरो 2 प्रकार का आता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है पीला अस्थि मज्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें इसी में तो गैस्ट्रुला अवस्था की अगर हम बात करें तो रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य स्तर बीजोधर्म से होती है। ध्यान रखिएगा। मात्रा, ये वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर
पाया जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की रक्त मात्रा 1/2 लीटर कम होती है, यानी आधा लीटर जो है कम होती है महिलाओं में। पीएच अगर हम बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। बफर विलयन की अगर हम बात करें तो यह रक्त एक प्राकृतिक बफर विलयन है, जिस पर किसी भी अम्ल या बार की थोड़ी सी मात्रा मिलाए जाने पर उसकी पीएच अपरिवर्तित रहता है, यह बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं और चर्चा हम करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि बफर विलयन अभी जान चुके हैं कि रक्त हमारा बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चर्चा करें तो देखिए अगर और थोड़ा सा समझें तो फास्फोरस खनिज, देखिए अम्लता एवं क्षारीयता का प्रभाव रक्त में उपस्थित फास्फोरस खनिज के कारण नहीं पड़ता है। तो रक्त में क्या उपस्थित होता है? फास्फोरस खनिज होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें दोस्तों, आगे की अगर बात करें तो लाल रंग, जी हाँ, ये जो लाल रंग है ये रक्त का लाल रंग आरबीसी रक्त कोश का हीमोग्लोबिन यौगिक या हीम रंग वर्ण के कारण होता है। धमनी रक्त वहीना धमनी में अशुद्ध रक्त मतलब शुद्ध रक्त होता है, रक्त प्लस ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सीरा में रक्त वाहिनी सीरा में अशुद्ध रक्त रक्त प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। इसकी पीएच मान थोड़ा सा कम हो जाता है जब अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो इसका जो है 4.4 से लेकर 5.5 अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। हीमोपाइटिक या हीमोलाइटिक अंग, रक्त निर्माण अंगों को हीमोपाइटिक अंग एवं रक्त विनाशी अंगों को हीमोलाइटिक अंग कहा जाता है। ठीक है, आगे की चर्चा अगर हम करें रक्त में, तो रक्त का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक एवं प्राकृतिक कोलाइडी विलयन के साथ ही बफर विलयन भी है, जो कि 2 भागों में मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा रक्त जो 60% जलीय भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त कणिकाएं रक्त का 40% ठोस भाग रुधिराणु ब्लड कैरपल्स के रूप में होता है। अगर हम और बात करें तो रक्त की बात करें तो प्लाज्मा लगभग 60%, रक्त कोश का लगभग 40% ठोस भाग होता है। प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो 90% जो है जल होता है, 7.8% प्रोटीन होता है और 2.3% जो है एंटीबायोटिक होता है। इसी तरह से रक्त कोश का 40% जो देखिए आरबीसीएस होता है, डब्ल्यूबीसीएस होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो बताइएगा जरूर, उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अब देखिए रक्त का जो अभी हमने एक बार फिर से देख रहे हैं रक्त का जो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है रक्त, तो प्लाज्मा कितना होता है जैसे आप देख पा रहे हैं, तो प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में अलग से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्लाज्मा में अगर हमारी बात समझ में आ रही हो आपको तो 90% जो है जल पाया जाता है और 7.8% जो प्रोटीन और 2 से 3% जो है एंटीबायोटिक पाया जाता है, ये प्लाज्मा में होता है। रक्त कोशिकाएं आरबीसीएस डब्ल्यूबीसीएस प्लेटलेट्स ये रक्त कोशिकाओं से मिलकर इनसे बना होता है। अगर हम बात करें रक्त का वर्गीकरण तो रेड ब्लड सेल्स जैसे देख रहे हैं आप, प्लेटलेट्स ये कहलाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स ये कहलाता है। ठीक है, ये रक्त के हैं। अब प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स ये होता है प्लाज्मा जो 60% होता है। प्लाज्मा की बात करें तो परिभाषा संपूर्ण रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा कहलाता है। संगठन प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में 90% भाग जल एवं कार्बनिक पदार्थ के रूप में 7.8% प्रोटीन तथा 2 से 3% जो है एंटीबायोटिक प्रतिलिपि पाई जाती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन एवं एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबुलिन की प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन है, यानी ये प्रतिरक्षा निर्माण करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन में सबसे छोटी घातक विषैली प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन कहलाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो थक्का बनाने या रुधिर इसके अंदर में आवश्यक प्रोटीन निर्माण लीवर में इसका होता है। और हिपैरिन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यह रक्त को तरल अवस्था अथवा द्रव अवस्था बनाए रखने में लीवर में होता है, निर्मित एक प्रोटीन का आवश्यक भूमिका होती है।
हिपैरिन प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम आगे और बात करें, चर्चा करें, तो आप देख सकते हैं इसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हिपैरिन की प्राकृतिक थक्का रोगी पदार्थ या प्रोटीन प्रतिस्कंदन पदार्थ भी कहलाता है। फाइब्रिनोजन की प्राकृतिक थक्का बनाने वाली प्रोटीन स्कंदन पदार्थ भी कहलाता है। तो ये देख पा रहे हैं, इसमें इस तरह का चीजें हम इसमें समझे हैं। अब हम आगे के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। देखिए, किडनी फेल, जो बात शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, किडनी फेल, ये क्या है? तो एक घातक विषैली प्रोटीन एल्ब्यूमिन के कारण किडनी फेल की समस्या सामने आती है। जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब ये किडनी फेल की समस्या सामने आती है। सीरम, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष बची प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर निकाल दिया जाए तो शेष बची प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। सोरोलॉजी, रक्त सीरम का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। सीरम प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, मतलब प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर कर दें सीरम बनता है। अब प्लाज्मा जो होता है, रक्त से रक्त का निकाल अलग कर दो तो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। अगर हम बात करते हैं रक्त की श्यानता अर्थात गाढ़ापन की बात करते हैं तो रक्त की श्यानता रक्त में उपस्थित प्रोटीन एवं रुधिराणु पर निर्भर करती है। रक्त की श्यानता अर्थात गाढ़ापन की बात करें तो रक्त श्यानता रक्त में उपस्थित प्रोटीन एवं रुधिराणु पर निर्भर करती है। रक्त के गाढ़ेपन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन एवं रक्त कोशिका आरबीसी उत्तरदायी है। रक्त के गाढ़ेपन में कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन एवं रक्त कोशिका आरबीसी उत्तरदायी होता है रक्त के गाढ़ेपन में। केचुए की अगर हम बात करें, पेरिटीमा पेस्थुमा, यह एनीलिडिया संघ का जंतु है जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इसका हीमोग्लोबिन किसमें घुला रहता है? प्लाज्मा में। रक्त का गाढ़ापन की अगर बात करें, रक्त प्लाज्मा फाइब्रिनोजन प्रोटीन और रक्त कणिकाएं आरबीसी इसके तहत होता है। डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का कोई योगदान नहीं होता इसमें। ठीक है, चले आगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में अगर और बात करते हैं तो जो आपका ब्लड है वो ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। अगर ब्लड कार्पस प्लस प्लाज्मा, लिम्फ्स जो है ब्लड में आरबीसीएस अगर हटा दे तो लिम्फ बनता है। प्लाज्मा, ब्लड से ब्लड सेल्स हटा दे तो प्लाज्मा होता है। सीरम, प्लाज्मा से फाइब्रिन हटा दे तो सीरम बनता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको आपको याद करना होगा। आगे की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक सफल ऊतक प्रत्यारोपण। कॉर्निया एकमात्र ऐसा ऊतक है जो ऑक्सीजन की पूर्ति का रक्त से न कर स्वतंत्र वायुमंडल में घुली ऑक्सीजन को से पूर्ण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा ऐसे ऊतक जो बताइए जो रक्त से ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो बाहर से लेता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाओं का अभाव रहता है, इसलिए सर्वाधिक सफल प्रत्यारोपण भी कॉर्निया में सबसे आगे है। ठीक है, रक्त ब्लड। अब महत्वपूर्ण तथ्य की और में बात करें तो स्पेग्नोमीटर के नाम सुने होंगे आप। स्पेग्नोमीटर का उपयोग हम लोग जो है रक्तदाब मापने का प्रयोग करते हैं, जो 120 से 80 mm उपकरण की सहायता से किया जाता है। व्यक्ति की वृद्धि होने पर उसका रक्तदाब टेंशन में वृद्धि हो जाता है। सोडियम, परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी सोडियम 24 का प्रयोग होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा अति सूक्ष्म निस्संदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा किया जाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं और रेडियोधर्मी 24 सोडियम 24 के माध्यम से हम परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त का थक्का का पता लगा देते हैं। व्यक्ति की वृद्धि होने पर उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। स्पेग्नोमीटर रक्तदाब का मापन स्पेग्नोमीटर 120/80 mm या जीव उपकरण की सहायता से मापा जाता है। अगर हम और बात करें तो रक्त में उपस्थित अशुद्ध यूरिया का शरीर से पृथक्करण के लिए वृक्क या गुर्दा द्वारा होता है। वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो मानव रक्त का दाब सदैव वायुमंडलीय दाब के बराबर या थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टिंग तो मानव शरीर के अंगों में अपर्याप्त रक्त का आपूर्ति से उत्पन्न दर्द इस्चीमिया कहलाता है। मतलब इस्चीमिया अगर आपसे बढ़ रहा है तो इस्चीमिया मतलब होता है जैसे खून की कमी से जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो उसे इस्चीमिया कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करें तो रुधिर का रक्त का लगभग 40% ठोस एवं जीवित भाग होता है। ये अग्रलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रुधिर कणिकाएं एरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रुधिर कणिका एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिका ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स होता है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिका का एरिथ्रोसाइट्स होता है। खोज सर्वप्रथम इनकी खोज जीवाणु विज्ञान के पितामह ल्यूमेन हाक ने मछलियों में की थी, इसका सबसे पहले खोज। तो सर्वप्रथम इनकी खोज जो जीवाणु विज्ञान के पितामह थे ल्यूमेन हाक ने मछलियों में की थी सर्वप्रथम। आकार स्तनधारियों में लालसर कणिका उभयदल बाइकॉन्केव आकार की होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकार स्तनधारियों में लालसर कणिकाएं बाइकॉन्केव होता है, मतलब इसका जो आकार होता है इस तरह होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जन्म के समय केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में जन्म के समय केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक आते आते समाप्त हो जाता है। आरबीसी में जन्म के समय केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक आते आते वह समाप्त हो जाता है। उभयावतल आकार की आरबीसी की सतह को बढ़ा देता है, जिससे अधिक हीमोग्लोबिन सरबती में भर सके। उभयावतल आकार की आरबीसी की सतह को बढ़ा देता है, जिससे अधिक हीमोग्लोबिन मतलब उसमें भर सके। ठीक है, तो लाल रक्त कणिका के बारे में हमने यही चर्चा किया। दोस्तों थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि इसको समझिए। ऊंट एवं लावा में वृत्ताकार आरबीसी के साथ केंद्रक उपस्थित भी होता है। अवास्तविक कोशिक एक्वाराज का आरबीसी जिसके केंद्र में नाभिक या केंद्रक अनुपस्थित होता है। उत्पत्ति स्थल आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो नामक द्वारा होता है, जबकि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण थाइमस आदि हेमोपाइटिक अंग में होता है। जीवन काल आरबीसी के जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि तुरंत बच्चे उनकी उम्र 100 दिन की होती है। तुरंत पैदा हुआ बच्चे का जो उनकी आरबीसी होती है उनको 100 दिन का होता है। ठीक है, तब तक कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद हम और चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें समझेंगे, तब तक के लिए